हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो चलिए क्वेश्चन एनालिसिस के दौरान इस टॉपिक को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुर्शिद कुली खान था। बी ऑप्शन सही है। देखिए, सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खान के मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? वो था प्लासी का युद्ध। बी ऑप्शन सही है। देखिए, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, या लतीफ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन और मोहनलाल थे। जो मीर मदन है, ये रणभूमि में ही गोली के द्वारा मारा जाता है। सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा, और यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेना अध्यक्ष के हाथ में छोड़कर युद्ध से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट आया। यही उसकी हार का एक कारण भी बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालीन सैनिक और वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्य बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पूछा गया सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो प्लासी के युद्ध में। 3 का ए ऑप्शन सही है। 4 देखते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। सी ऑप्शन सही है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध यानी 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। बी ऑप्शन सही है। देखिए, क्लाइव ये भारत में गवर्नर के पद पर 1757 से 1760 और 1765 से 1767 तक रहता है। इस दौरान उसने अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था। पीट का यह कथन है, किसका? याद रखिएगा, पीट ने यह बात कही है कि वह स्वर्ग से उतरा जनरल था, रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 6 है। प्लासी के युद्ध का जो मैदान है कहां पर स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में है। प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध का जो मैदान है पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। 23 जून 1757 को हुए प्रसिद्ध युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को पराजित किया था। 7 नंबर क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सेम क्वेश्चन है, 1757 में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम। डी ऑप्शन सही है। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वो अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपे और तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति मीर कासिम क्या किया? राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्नशील भी रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किए थे उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए, कुछ नए कर और पुराने करों पर
3/32 भाग अतिरिक्त कर के रूप में लगाया। उसने एक और कर खिजरी जमा जो अभी तक जो है अधिकारियों द्वारा छुपाया जाता था भी प्राप्त किया। तो ये कर लगाया था खिजरी जमा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था वो कौन सा युद्ध था? तो बक्सर का युद्ध था। ए ऑप्शन सही है। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों का अधिकार में आ गया तथा दिल्ली का जो विजय का मार्ग था वो खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पीई रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि जो है मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीतिक का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? सेम क्वेश्चन है, शाह आलम द्वितीय। और 11 नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर। ऊपर में जो है डिस्कस किए थे। देखिए बक्सर के युद्ध के समय जो है बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर का युद्ध मीर कासिम, अवध के नवाब, मुगल सम्राट की सम्मिलित सेना द्वारा जो है होता है और ये हार भी जाते हैं। 22 अक्टूबर 1764 को यह युद्ध होता है अंग्रेजों के मध्य इन तीनों सेनाओं के साथ। अंग्रेजों की विजय इस युद्ध में होता है और प्लासी के युद्ध ने बंगाल में, जबकि बक्सर के युद्ध ने उत्तर भारत में अंग्रेजों की शक्ति को सुदृढ़ किया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? वो था बक्सर की लड़ाई। ए ऑप्शन सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध। ए ऑप्शन सही है। देखिए 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कैप्टन मुनरो मीर कासिम यानी कैप्टन मुनरो ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को पराजित किया, यानी इन लोगों को जो है हरा दिया। अब भारत में कोई भी शक्ति जो है अंग्रेजों के प्रतिशोध के लिए नहीं बची थी। इन तीनों के हार जाने के बाद जो अंग्रेज थे वो अपना प्रभुत्व कायम कर चुके थे और इनकी शक्ति बढ़ गई थी। इस युद्ध को अंग्रेजों की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता माना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध जो है भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? वो है आपका बक्सर का युद्ध। 14 का ये ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, तो आगे देखते हैं 15। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी जो है प्रदान की थी वह था कौन था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। सी ऑप्शन सही है। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इलाहाबाद की दूसरी संधि जो है अगस्त 1765 के अनुसार अगर बात करें तो शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया, उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र जो है नवाब ने छोड़ दिए थे, शाह आलम को मिले और 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिए जाना था और निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे
1888 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो अधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। 16 नंबर क्वेश्चन है, सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो सेम क्वेश्चन है, मुगल सम्राट। और 17 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को सहसा शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो रॉबर्ट क्लाइव, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी कब प्रदान की? तो 12 अगस्त 1765, ये ऑप्शन सही है। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? बताइए। मोहम्मद रजा खान को। देखिए, इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 में हुआ और इसके अनुसार भगौड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा जो है कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी को सम्राट को जो है 26 लाख रुपए और निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी कि कंपनी ने, मतलब कहने का मतलब देखिए कि इस समय जो है कंपनी सीधे कर संग्रह करने का जो भार था, यानी सीधे कर संग्रह करने के लिए वो सक्षम नहीं था और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, ठीक है, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे और इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में थे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो ये आए थे खासी जनजातियों के संपर्क में। 1765 में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी जो है प्राप्त की गई और बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किए जाने लगे, यानी किया गया, और इसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाले खासी जनजाति के जो लोग थे अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। और 21 नंबर क्वेश्चन है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्ध का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास, इसके बाद बक्सर का युद्ध। तो बी ऑप्शन सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसके बारे में थोड़ा पहले डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए जो प्रश्न में पूछा गया उनका सही कालानुक्रम, अंबर का युद्ध 1749 में, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेलूर के समीप अंबर नामक स्थान पे अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए गए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी जो है बुशी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। इसके बाद प्लासी का युद्ध 1757 में होता है अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी जो है पुरस्कृत कर दिया, पुरस्कार के रूप में दे दिया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट भी दिया। वांडीवास का जो युद्ध है वो 1760 में मतलब लड़ा जाता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। युद्ध में फ्रांसीसी जो है पराजित हो जाते हैं। अंग्रेजी सेना के नेतृत्व करता थे
सर आयरकुट, जबकि फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व कांट डी लाली ने किया था। इसके बाद बक्सर का युद्ध है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच अंग्रेजों के मध्य ये युद्ध लड़े जाते हैं और अंग्रेज जो है विजयी हो जाते हैं। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर जो है मुहर लगा दी थी। तो इस तरह से सही उत्तर आपका बी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध जो है 1760 में हुआ था। इसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए इसमें जो सही सुमेलित है वह वांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी बी ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अच्छा इसके बारे में 2-4 पॉइंट है, देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम, मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेजी यानी कि जो अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेज जो लोग थे ये विजय हुए। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के अधीन था। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी थी। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट ने और फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व था लाली ने किया था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे। यही पराजय जो है भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। और चिलियावाला का युद्ध जो है ये 13 जनवरी 1849 को होता है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया। सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ, यानी से कोई निर्णय नहीं निकला। और इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जो था लॉर्ड डलहौजी था, याद रखिएगा। खोर्दा का जो युद्ध है 1795 ईस्वी में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा जो है लड़ा गया, जिसमें निजाम की हार हुई। इस तरह से बी उत्तर आपका मतलब कि सही है, अन्य सभी गलत हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? वो था मराठा। ए ऑप्शन सही है। भारत में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध मराठों द्वारा किया गया। 4 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य का आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है अंग्रेजों के मुंह की इसमें, यानी कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था इसमें अंग्रेजों की मुंह की खानी पड़ी, यानी ये हार जाते हैं। सालबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। वेलेजली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को जो है समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रणजीत सिंह के राज में सम्मिलित था, क्या सम्मिलित था? तो श्रीनगर। डी ऑप्शन सही है। और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रणजीत सिंह का जन्म जो है 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ है, मतलब होता है। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। संधि का तत्कालीन प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का जो है सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का जो स्वप्न था वो टूट गया। परंतु दूसरी ओर जैसा कनिंघम ने कहा है कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर 1834 में पेशावर को जीता। और इस प्रकार जो है विकल्प में श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। क्वेश्चन नंबर 2 है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाराजा रणजीत सिंह के राज की जो राजधानी थी वो कहां पे थी? तो लाहौर थी। 1758 में जमान शाह पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपे चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी।
1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पे जो है अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। इस विजय के परिणाम स्वरूप रणजीत सिंह की प्रतिष्ठा में अत्यधिक वृद्धि हुई और उसने 1805 में अमृतसर को भी जो है मिसल से मतलब भंगी मिसल से छीन लिया। तो 1800 याद रखिएगा कि 1805 में अमृतसर को भंगी मिसल से छीनता है और पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन जो है आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए पंजाब जो है अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का जो है अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिला और 1800 में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा। उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली वरकजई सरदारों फतेह खां और दोस्त मुहम्मद की सहायता से उसे जो है 1809 में विस्थापित कर दिया और स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्होंने जो है उसे जो है रणजीत सिंह को जो है कोहिनूर यानी कोह-ए-नूर जो है कोहिनूर हीरा जो है मूल्यवान भेंट थी उसे जो है सौंप दिया गया। किसने सौंपा याद रखिएगा और किसको सौंपा तो इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। बताइए कथन किसके लिए जो है किसने कहा था? तो महाराजा रणजीत सिंह ने यह बात कही थी। ए ऑप्शन सही है। देखिए रणजीत सिंह का जन्म जो है 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर में हुआ। 12 वर्ष के ये जो जब थे यानी कि जब इनकी उम्र 12 वर्ष थी तो उनके पिता का जो है स्वर्गवास हो जाता है यानी मृत्यु हो जाता है और 1792 से 1797 तक प्रतिशासन परिषद और जिसमें इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे, इन लोगों ने शासन कार्य चलाया। 1797 में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया और रणजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 में और अमृतसर पर 1805 में और फरीदकोट, मालेर, कोटला, अंबाला पर 1808 में विजय प्राप्त की। रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था ईश्वर की इच्छा है कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी छीन ली। 6 नंबर क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह थे। बी ऑप्शन सही है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसके बारे में थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठते हैं। इसने जो है अफीम खाने की जो है आदत डाली थी और इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में 2 विरोधी दल जो है संधावालिया सरदार और मतलब कि संधावालिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह और उसके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। तो देखिए इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट खड़क सिंह का नाम याद रखिएगा। और 7 नंबर क्वेश्चन है, सिख राज का अंतिम राजा कौन था? तो आपको पता है कौन था? दलीप सिंह था। महाराजा दलीप सिंह का जो कह सकते हैं कि महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे और 1843 से 1849 तक इन्होंने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में कौन से कथन जो है एक सत्य है? तो इसमें पहला जो सत्य है कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन जो है 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस यानी फ्रांस में हुआ है और शेष का जो भी कथन है असत्य है। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया। इन्होंने रूस की यात्रा की और इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन
3 की परिषद का सदस्य नहीं था। तो देखिए जो ऑप्शन है छोड़ते हैं क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है डाउट वाली है। देखिए पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस के अध्यक्ष मतलब सर हेनरी लॉरेंस को जो है इस परिषद का अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल के सदस्य के रूप में जो है नियुक्त की गई। तो याद रखिएगा कौन कौन से लोग हैं। अध्यक्ष कौन थे? सर हेनरी लॉरेंस, और जो अन्य सदस्य थे जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मानसेल। और एच.एम. एलियट तथा रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे, जो ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है 1766 से 1769 में होता है। कौन विजयी होता है इस युद्ध में? तो बताइए। हैदर अली, बी ऑप्शन सही है। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य जो है 1767 से 1769 के बीच होता है। निजाम मराठे और अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित होते हैं। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में मंगलौर पर जो है अधिकार कर लिया और 1769 में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने व्यवस्था के रूप में जो है हैदर अली की शर्तों पर जो है 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की। तो इस तरह से इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, बताइए। इसमें देखिए सर आर्कुट है, बी ऑप्शन सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के दौरान हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर जो है अर्काट पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने निजाम और मराठों को हैदर अली से अलग कर लिया। अंग्रेजों ने निजाम और मराठों को क्या किया? हैदर अली से अलग। हैदर अली ने दृढ़तापूर्वक इस स्थिति का सामना किया और 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टोनोवा के युद्ध में यानी नवंबर 1781 में हैदर अली को परास्त किया। 12 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी कहां पे? तो श्रीरंगपट्टनम में, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 13 नंबर है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से जो है दूतावास स्थापित किए थे? वो था टीपू सुल्तान, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 14 नंबर है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, बताइए। तो पोलीलूर में, बी ऑप्शन इसका सही है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए हैदर अली और टीपू सुल्तान ने, हैदर अली एवं टीपू सुल्तान मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता करा और फ्रांसीसी सहायता का जो है वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हेक्टर मुनरो की सेना को जो है पोलीलूर नामक स्थान पर हरा दिया गया, किंतु वारेन हेस्टिंग्स द्वारा सर आयरकुट के अधीन भेजी गई सेना ने जून 1781 से सितंबर 1781 के मध्य हैदर अली को पोर्टोनोवा, पोलीलूर तथा सोलिंगपुर में परास्त किया गया। तो याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका समय याद रखना है क्योंकि मिलान के लिए भी देता है, 1790 से 92 है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि यानी 1792 में जो है होता है। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से जो है कर्नवालिस और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल होते हैं। इसके अनुसार टीपू को अपने राज का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों को जो है देना पड़ता है, यानी अंग्रेज और उनके साथियों को, टीपू को अपने राज का आधा भाग जो है अंग्रेजों को देना पड़ता है। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को जो है
3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को जो है प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया, साथ ही साथियों को भी जो है शक्तिशाली नहीं बनने दिया। तो इस तरह से ये कथन जो है याद रखना है, कर्नवालिस ने जो है इस पर टिप्पणी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो 1799 में। और टीपू सुल्तान जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यानी जो 1799 में होता है, इसके दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे जाते हैं। इनकी मृत्यु के साथ ही मैसूर की स्वतंत्रता के इतिहास के गौरवशाली अध्याय का समापन हो जाता है। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को जो है मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अंडयार वंश के एक बालक कृष्ण राय को बिठा दिया तथा कन्नारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज में मिला लिया। 17 नंबर क्वेश्चन है, बताना है कि इनमें से कौन सा एक सुमेलित है। तो देखिए प्रथम यानी ए ऑप्शन में दिया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है हैदर अली पराजित होता है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तीसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये टीपू सुल्तान जो है इसमें जीतता है और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। और डी कह रहा है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। तो देखिए चतुर्थ आपका जो है इसमें सही है, डी ऑप्शन सही है। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 1769, ठीक है। डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको मिलान के लिए ये पूछा जा सकता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का जो समय है 1767 से 1769 है। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेल्स्ट मतलब कि ये इस समय गवर्नर था, वेरेल्स्ट था, और युद्ध 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि द्वारा जो है समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 तक चलता है और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। इस युद्ध जो है यह युद्ध मार्च 1784 में मैंगलोर की संधि द्वारा समाप्त होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 तक चलता है। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस था और अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784-85 में एक दूत कुस्तुनुतनिया भेजा गया और 1787 में टीपू ने एक दूत मंडल जो है फ्रांस भी भेजा। यह युद्ध 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि से जो है समाप्त हो जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह 1799 में होता है। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था और 4 मई 1799 को जो है अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया। टीपू ने लड़ते लड़ते जो है अपनी वीरगति को जो है प्राप्त हुआ। टीपू के कुल के सदस्य को वेलोर में कैद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 में पूछा गया है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का जो है निर्माण करवाया। तो बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का जो निर्माण करवाया, कहां पे करवाया था? तो सरधना में। सी ऑप्शन सही है। और इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए बेगम समरू 1753 से 1836 एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण जो है मेरठ के निकट सरधना में कराया था। बेगम समरू के पति जो है एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड साबरे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सामरे को बंगाल के नवाब नजफ खां ने सहारनपुर के रुहेला सरदार जाब्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जागीर को जो है प्रदान की थी। साबरे का स्थानीय नाम जो है अपभ्रंशित होकर समरू हो गया है। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासिका बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें जो है ए ऑप्शन सही नहीं है। रणजीत सिंह ने तोप खाने पर जो है अधिक बल दिया था। लाहौर और अमृतसर में तोपे, गोला बारूद बनाने के कारखाने लगाए। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का जो है संस्कृत में अनुवाद कराया। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि नगरों में जो है 5 वेधशालाएं बनवाई। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में जो है शारदा देवी मूर्ति की
जो है निर्माण के लिए धन दिया था, जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का जो श्रेय है अली मर्दान खान को नहीं बल्कि मुर्शिद कुली खान को है। तो याद रखिएगा, अली मर्दान खान जो है बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने के श्रेय को मतलब श्रेय नहीं इनको दिया जाता है बल्कि मुर्शिद कुली खान को दिया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, ठीक है। और दूसरा जो है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। और तीसरा जो स्टेटमेंट है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए भी मीर जाफर ने अंग्रेजों से जो है मिलकर षड्यंत्र रचा। और इसमें जो है आपको बताना है कौन सही है। तो देखिए केवल 3 यानी जो थर्ड स्टेटमेंट है आपका सही था, बी ऑप्शन इसमें सही है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए 14 जनवरी 1761 को पानीपत के तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली और सादा शिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया गया। जेएन सरकार के अनुसार अगर बात करें तो महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई ना कोई संबंधी अपना खोया हो। कुछ परिवारों का तो सर्वनाशी हो गया था। 1790-92 ईस्वी में हुए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध विराम जो है संपन्न हुआ। टीपू की मृत्यु जो है 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में होता है। प्लासी का युद्ध 1757 में मिर्जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार, जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीन चंद्र प्रमुख थे। तो केवल तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नर जनरल या वायसराय। तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कोई भी सवाल हो, कोई भी आपके मन में डाउट हो, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करेंट अफेयर और वीडियो का नोटिफिकेशन जो है उस पर सेंड किया जाता है। थैंक यू। अभी के लिए इतना ही।